हेलो बच्चों। आज हम लोग विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में बात करेंगे। विद्युत क्षेत्र का मतलब किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक उसके प्रभाव का अनुभव किया जा सकता हो। और हम लोगों ने इसके पहले पढ़ा है कि दो प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, एक गणितीय तरीका है और एक ग्राफीय तरीका है। गणितीय तरीके में एक हम लोगों ने इसके पहले पढ़ा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के पदों में। देखिए, ऐतिहासिक रूप से सबसे पहले माइकल फेराडे एक वैज्ञानिक थे। विद्युत के संदर्भ में उन्होंने बहुत सी खोजें की हैं। सबसे पहले कोई आवेशित विन्यास है, आवेशों से मिलकर बना निकाय है, और उसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र को ग्राफीय रूप से, चित्र से रूप से या रेखाओं के समुच्चय के रूप में किस तरह से हम लोग प्रदर्शित कर सकते हैं, सबसे पहले उन्होंने उसका वर्णन किया था कि ग्राफ के रूप में, कैसे चित्र के रूप में हम लोग विद्युत क्षेत्र रेखाओं को प्रदर्शित कर सकते हैं। परिभाषा अगर हम लोग कहना चाहें, देखिए, कई राशियां, कई शब्द ऐसे होते हैं जिनकी एक कोई स्पष्ट और निश्चित परिभाषा तो आप नहीं कह सकते हैं, लेकिन उनके गुणों के आधार पर उनकी जो कुछ विशेषताएं होती हैं, उन विशेषताओं में से कुछ विशेषताओं को मिला करके आप परिभाषित कर सकते हैं। जैसे विद्युत क्षेत्र रेखा को हम लोग जब परिभाषित करेंगे तो देखिए शब्द जो कुछ आते हैं, एक तो ये कि जैसे विद्युत क्षेत्र रेखाएं विद्युत क्षेत्र में खींचे गए वे काल्पनिक निष्कोण वक्र होते हैं। एक काल्पनिक शब्द, दूसरा निष्कोण वक्र होते हैं। इन पर अभी हम लोग बात करेंगे। जिनके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, गणित में हम लोग पढ़े हैं, उस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा व्यक्त करती है। देखिए, विद्युत क्षेत्र सदिश राशि है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है। अब विद्युत क्षेत्र का परिमाण कहीं पर कितना है, उसके साथ साथ ये भी जरूरी है जानना कि दिशा कितनी होगी, दिशा किधर को होगी। जैसे मान लो एक किसी सदिश राशि का उदाहरण लेते हैं। मान लो आपने कहा बल, एक उदाहरण है। किसी वस्तु पर मान लो आपने 2 न्यूटन का बल लगाया। अब मान लो एक वस्तु आपकी मेज के ऊपर एक किताब रखी हुई है। आप एक बार 2 न्यूटन का बल उस पर अपने से दूर की ओर लगा रहे हो, दूसरी बार आप 2 न्यूटन का बल अपनी ओर लगा रहे हो। दोनों स्थितियों में परिणाम अलग अलग होंगे। जब बल का मान वही है, 2 न्यूटन ही है, लेकिन दिशा मायने रखती है। आप अपने से दूर कर रहे हो या आप अपनी ओर आकर्षित कर रहे हो, खींच रहे हो, उसके हिसाब से प्रभाव उसके अलग अलग दिखेंगे। तो दिशा भी महत्वपूर्ण है। अभी ये कुछ जो अंडरलाइन शब्द हैं जिन्हें हमने रेखांकित किया है, उनके बारे में हम लोग बात कर लें। तो पहली बात तो कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं ये आवेशित निकाय के जो विद्युत क्षेत्र है उसको निरूपित करने के लिए व्यक्त की जाती हैं। विद्युत क्षेत्र को आप किस प्रकार से ग्राफ के रूप में, चित्र के रूप में व्यक्त कर सकते हो कि चित्र देख करके आपको पता चले कि अच्छा यहाँ इस तरह का विद्युत क्षेत्र है, या 2 स्थानों की तुलना कर सको कि कहाँ पर विद्युत क्षेत्र ज्यादा प्रबल रहा होगा, कहाँ पर ज्यादा कमजोर होगा। तो एक तो शब्द पहले जैसे काल्पनिक, इसके जैसे हम लोग भूगोल में पढ़े हैं कि पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों के स्थिति का तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं हम लोग कल्पना करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जिन स्थानों से होकर के वो रेखाएं गुजर रही हैं वहां वास्तव में कोई रेखा खींची हुई है या बाउंड्री खींची हुई है, कल्पित है, माना गया है। अब किसी आवेश के चारों ओर विद्युत रेखाएं हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे हमारे सिर पर बाल होते हैं उस तरह से किसी आवेश के चारों ओर आपकी विद्युत रेखाएं निकली हुई हैं। वास्तव में कल्पना करते हैं उनके प्रभाव की कि अच्छा अगर यहाँ पर, और विद्युत क्षेत्र के प्रभाव की कैसे हम लोग अध्ययन करेंगे, उसका कैसे मापन कर सकते हैं। तो विद्युत क्षेत्र आवेश पर बल लगाता है। अगर आप किसी स्थान पर एक छोटा सा धनावेश रखो, परीक्षण आवेश रखो, और वो गति करने के लिए स्वतंत्र हो, तो जिस दिशा में उस पर बल लगेगा उस दिशा में वो गति करेगा। अब अगर जिस रास्ते से वो जा रहा है उस रास्ते की आप ट्रेसिंग करो, अनुरेखण करो, कि समझो उसके पीछे साथ एक में आपने मार्कर लगा दिया है, निशान में पेंसिल लगा दी हुई है समझने के लिए कि वो जिधर से जा रहा है एक निशान छोड़ते हुए जा रहा है, छोटा सा धनावेश। तो वो जिस रास्ते से होकर जाएगा, बाद में जो निशान बचेगा वो विद्युत क्षेत्र रेखा होगी। अब ये काल्पनिक होती हैं, मतलब इनकी आप कल्पना करते हो, वास्तव में दिखती नहीं है, भौतिक रूप से दिखती नहीं है कि आवेश कहीं रखा है तो उसके चारों ओर दिख रही कि अच्छा एक रेखा ये इधर की तरफ गई है, एक रेखा ये इधर की तरफ जा रही, दिखती नहीं है। हम लोग कल्पना करते हैं, खींचते हैं, ड्रा करते हैं। दूसरी बात, निष्कोण वक्र।
निष्कोण वक्र को स्मूथ कर्व आप कह सकते हो। आप पहले निष्कोण में कोण शब्द पर गौर करो। कोण क्या होता है? एंगल। दो सरल रेखाओं के बीच में या दो तलों के बीच का जो झुकाव होता है, साथ जैसे हम लोग शुरुआत से ही पढ़ते हैं कि एक हमने कोई रेखा खींची, दूसरी कोई रेखा ऐसे खींची, ये मान लो सरल रेखा है सरलता के लिए। अब इनके बीच का ये जो झुकाव है इसको हम लोग कोण कहते हैं। निष्कोण का मतलब जहां पर कोई कोण ना बने। कोण का मतलब अभी आप जैसे एक रेखा के अनुदिश मान लो आप इधर से चलते हुए जा रहे थे, यहाँ शीर्ष तक पहुंचे और यहाँ से अचानक आपकी दिशा बदल गई, आप इधर की ओर जाने लगे। तो आप इस बिंदु पर गौर करिए, आपकी दिशा पहले इधर की ओर थी और अचानक से आपने अपनी दिशा बदल ली और इधर की ओर जाने लगे। तो फिलहाल यहाँ जब हम ये कोण ऐसे कह रहे हैं तो ये कोण थीटा है। और अगर इस तरह से दिशा में अचानक परिवर्तन ना हो, जैसे हम लोग साइकिल चलाते हुए जा रहे हैं, सड़क पर मुड़ते हैं, तो ऐसा तो नहीं करते। सड़क भले ही समकोण पर कटी हो कि हम पहले इधर से जा रहे थे और फिर हमको इधर मुड़ना था तो इधर मुड़ गए, तो ऐसा नहीं करते हैं कि इस बिंदु तक पहुंचे और यहाँ से इकट्ठे सीधे ऐसे आते आते और सीधे ऐसे मुड़ गए। ऐसे मुड़ते हैं आराम से स्मूथली। तो ये स्मूथ कर्व है। स्मूथ कर्व का मतलब जिसके किसी भी बिंदु पर दिशा में अचानक परिवर्तन न हो रहा हो, क्रमिक परिवर्तन हो रहे हो, स्मूथली दिशा क्रम से बदल रही हो धीरे धीरे, कोई निश्चित कोण न बन रहा हो, कोण इस तरह स्पष्ट न दिख रहा हो। बाकी तो आप दो छोटे छोटे अलग अलग खंड लेके उनकी अलग दिशाओं के बीच का कोण कह सकते हो। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं काल्पनिक होती हैं, निष्कोण वक्र होती हैं। निष्कोण वक्र का मतलब उनमें दिशा में अचानक परिवर्तन नहीं आता है, क्रमशः धीरे धीरे ग्रेजुअली परिवर्तन आता है। और उन विद्युत क्षेत्र रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा क्या होती है? जैसे मान लो कोई वक्र है ऐसे, अब इसके किसी बिंदु पर आप स्पर्श रेखा खींचना चाहते हो, तो जिस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचना है एक ऐसी आप सरल रेखा खींचो कि वो केवल वहीं से होकर जाए, केवल वक्र को उसी बिंदु पर स्पर्श करे। स्पर्श रेखा का मतलब एक ऐसी रेखा जो किसी एक निश्चित बिंदु पर ही स्पर्श करे, यानी वक्र को काटे नहीं। अगर आप इस तरह से है, आप कहे इस बिंदु को और ऐसे, तो फिर ये स्पर्श रेखा नहीं है, क्योंकि ये वक्र को काटती हुई निकल रही है, प्रतिच्छेदित कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये नहीं है, ये स्पर्श रेखा है। स्पर्श रेखा का मतलब एक ऐसी रेखा जो स्पर्श करते हुए चली जाए और आमतौर पर वक्र को केवल एक ही बिंदु पर स्पर्श करती है। तो किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा व्यक्त करती है। परिणामी विद्युत क्षेत्र का मतलब मान लो हमारे पास कई बिंदु आवेश हैं या कई ऐसी बातें हैं जिनकी वजह से विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा था, तो उन सबका जो सम्मिलित असर है वो कितना है, वो उस स्थान पर जिस दिशा में होगा परिणामी विद्युत क्षेत्र, जो अगर आपने वहां पर विद्युत क्षेत्र रेखा खींची तो उसकी दिशा, उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र रेखा पर खींचे गए स्पर्श रेखा की दिशा वहां पर विद्युत क्षेत्र की दिशा में होगी। तो हमने 3-4 विशेषताओं को हम लोगों ने मिला लिया है। जैसे विद्युत क्षेत्र रेखाएं, पहली बात तो ये कि विद्युत क्षेत्र को व्यक्त करने का एक ग्राफीय या चित्रात्मक तरीका है और इसमें हम लोग एक तरह से काल्पनिक रेखाएं खींचते हैं। और रेखाएं क्या, बल्कि और ये रेखाएं निष्कोण वक्र होती हैं। वक्र एक सामान्य शब्द है। अगर किसी वक्र में वक्रता नहीं है, टेढ़ापन नहीं है, तो वो सरल रेखा है। अगर है कुछ वक्रता तो ठीक है, तो केवल रेखा न कह करके बल्कि वक्र ज्यादा सामान्य शब्द है, तो इसीलिए हम लोग निष्कोण वक्र कहेंगे। निष्कोण का मतलब जिसमें दिशा अचानक तेजी से न बदलती हो। तो काल्पनिक वक्र होती हैं, काल्पनिक निष्कोण वक्र होती हैं और इन वक्रों के, इन रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस स्थान पर विद्युत क्षेत्र की, परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा व्यक्त करती है। एक और नाम हम लोग इसके लिए अक्सर करके प्रयोग में लाते हैं। कई बार हम लोग क्षेत्र रेखा की बजाय यहाँ बल रेखा कहते हैं, विद्युत बल रेखाएं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। देखिए गलत नहीं है, विद्युत के क्षेत्र में हम लोग विद्युत बल रेखाएं कह सकते हैं, लेकिन चुंबकत्व के लिए यह अवधारणा थोड़ा सा गलत हो जाएगी, क्योंकि विद्युत क्षेत्र में धनावेश पर विद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगता है। जिस दिशा में विद्युत क्षेत्र है उस दिशा में विद्युत बल लगेगा। अब आपने विद्युत क्षेत्र रेखा खींची है और दूसरी बात आपने कही है कि किसी स्थान पर स्पर्श रेखा की जो दिशा होगी, किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र रेखा के
उस बिंदु से आप स्पर्श रेखा खींचो, जो स्पर्श रेखा की दिशा होगी वही उस स्थान पर विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी, यानी वहीं पर उसी दिशा में विद्युत बल लग रहा होगा। इसका मतलब अगर कोई छोटा सा धनावेश परीक्षण आवेश होता जो गति करने के लिए स्वतंत्र होता, तो वह उसी रास्ते से होकर गुजरता जिस प्रकार से आपने विद्युत क्षेत्र रेखा खींची है। तो इसका मतलब विद्युत क्षेत्र रेखा के अनुरेखण, जो उसके मार्ग का अनुरेखण है, ट्रेसिंग है, उसी के अनुदिश धनावेश गति करता है, क्योंकि उसी दिशा में उस पर बल लग रहा है। तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को, विद्युत क्षेत्र रेखाओं को विद्युत बल रेखाएं कह सकते हो, क्योंकि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखाओं के अनुदिश ही विद्युत बल लगता है। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की उन्हीं लाइंस के अनुदिश आपका बल फोर्स लगता है। पर चुंबकीय क्षेत्र में जब हम लोग आएंगे तो वहां पर चुंबकीय बल और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भिन्न होती है। आगे देखेंगे हम लोग। इसके पहले भी हाई स्कूल में पढ़े होंगे, जैसे गतिमान आवेश पर चुंबकीय बल। तो वहां पर देखा है हम लोगों ने, जैसे F बराबर क्यू वी साइन थीटा, या F बराबर क्यू वेक्टर वी वेक्टर इंटू कैपिटल बी वेक्टर, ये होती है बल की दिशा। और सदिश गुणन में आप जानते हो कि इनके जो परिणामी आएगा उसकी दिशा वी वेक्टर उस तल के लंबवत होगी जिस तल में ये दोनों वेक्टर स्थित होंगे, यानी इसकी दिशा में तो नहीं होगी बी वेक्टर की। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और चुंबकीय बल की दिशाएं चूंकि भिन्न होती हैं, इसलिए अगर हम लोग चुंबकीय बल रेखा कहेंगे तो वो गलत होगा, वो दूसरी बात होगी। चुंबकीय क्षेत्र रेखा दूसरी बात होगी। तो हमारे ख्याल से हम लोग आदत बनाए रखें कि विद्युत बल रेखाएं ना कह करके विद्युत क्षेत्र रेखाओं विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहने की आदत बनाए रखें। अदरवाइज चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को अगर आप चुंबकीय बल रेखा कहोगे तो वो तार्किक रूप से गलत होगा। तो एक बार फिर से परिभाषा सुन करके आगे बढ़ते हैं। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र को व्यक्त करने का ग्राफी या चित्रात्मक तरीका है, और वे काल्पनिक निष्कोण वक्र होती हैं जिनके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा व्यक्त करती है। अच्छा, एक और बात पर ध्यान देंगे। अन्य नाम विद्युत क्षेत्र रेखाओं को हम लोग विद्युत फ्लक्स रेखाएं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइंस, या विद्युत बल रेखाएं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी कह सकते हैं। फ्लक्स या विद्युत फ्लक्स के बारे में हम लोग अभी इसके बाद अगले पार्ट में जब गाउस की प्रमेय पढ़ेंगे तो वहां पर ध्यान देंगे एक बार। अभी सामान्य रूप से ये समझें कि फ्लक्स का मतलब है जब जैसे कोई राशि जिसे हम प्रवाहित रूप में मान सकते हैं, तो उसकी प्रवाह की दिशा के लंबवत दिशा में एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाला जो मान होता है उसे फ्लक्स कहते हैं। अभी विद्युत क्षेत्र रेखाओं को हमने खींचा तो उनके जाने की दिशा के लंबवत में एक हमने अगर कोई तल ड्रा किया तो उससे होकर गुजरने वाली जो राशि है, उसकी जो मात्रा को व्यक्त करेगा वो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं। आगे अभी हम लोग विद्युत क्षेत्र रेखाओं की विशेषताओं में देखेंगे कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं का संख्या घनत्व किसी पृष्ठ से होकर जाने वाला संख्या घनत्व, मतलब एकांक क्षेत्रफल से, पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाले फ्लक्स रेखाओं की संख्या, या आप कह लो विद्युत रेखाओं की सघनता या विरलता उस स्थान पर विद्युत क्षेत्र को व्यक्त करेगी। तो अभी केवल इतना कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं को एक तो हम लोग विद्युत फ्लक्स रेखाएं भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइंस, या विद्युत बल रेखाएं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, ऐसी लाइंस जो इलेक्ट्रिक फोर्स की ट्रेसिंग को व्यक्त करती हैं, उसके अनुरोखण को व्यक्त करती हैं। पर ध्यान रहे, विद्युत क्षेत्र रेखाओं को तो हम लोग विद्युत बल रेखाएं कह सकते हैं, पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को चुंबकीय बल रेखाएं नहीं कहेंगे। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि कुछ निश्चित प्रकार के आवेशित कण हैं, आवेशित विन्यास है। जैसे पहले एक अकेले सिंगल धनावेश है, या एक अकेले ऋणावेश है, या उनका सेट है, एक जगह दो बिंदु आवेश हैं, तो उनके कारण किस तरह से विद्युत क्षेत्र रेखाएं होंगी, अब उनके बारे में थोड़ा देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि कुछ आवेशित विन्यास अगर हमारे पास है, विन्यास का मतलब कॉन्फ़िगरेशन, स्ट्रक्चर, निकाय, उनके समीप विद्युत क्षेत्र रेखाएं किस तरह की होंगी। तो अभी सरल स्थिति में हम लोग दो उदाहरण लेते हैं। एक बार हमने केवल एक अकेला बिंदु धनावेश लिया है, और दूसरी बार एक अकेला केवल बिंदु ऋणावेश है। जैसे मान लो आपने एक सिंगल पॉइंट चार्ज बिंदु आवेश रखा है, इस पर कुछ भी आवेश की मात्रा है, मान लो प्लस Q इस पर आवेश की मात्रा है, और आप इसकी जब विद्युत क्षेत्र रेखाएं खींचोगे, विद्युत क्षेत्र रेखा खींचने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं,
उसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र किस तरह है, कहाँ पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है, हम उसको निकालने की कोशिश करेंगे। और विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसे पा सकते हैं, वहां पर लगने वाले विद्युत बल की दिशा से। विद्युत बल का अनुभव करने के लिए मान लो इसके समीप हम एक परीक्षण आवेश लेकर आए। परीक्षण आवेश का मतलब अत्यंत कम परिमाण का छोटा सा धनावेश। अब किसी बिंदु पर आपने रखा, मान लो एक बार आपने परीक्षण आवेश यहाँ इस बिंदु पर रखा। इस परीक्षण आवेश Q0 पर ये वाला धनावेश प्रतिकर्षण बल लगाएगा और इस पर बल की दिशा क्या होगी, इस धनावेश प्लस Q और Q0 को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होगी। लेकिन प्रतिकर्षण बल है तो ये अपने से दूर की ओर करेगा। तो इसका मतलब इस पर जो वहां पर विद्युत क्षेत्र होगा आप इस तरह से उसको ड्रा कर सकते हो। फिर यहाँ आप रखें, फिर प्रतिकर्षण बल कहीं भी रखेंगे तो इन दोनों को मिलाने वाली रेखा, जिस आवेश के कारण आप निकाल रहे हो, जिस बिंदु पर आपने रखा है, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश और यहाँ से दूर की ओर। तो इस तरह से जैसे वृत्त में त्रिज्याएं खींचते हैं हम लोग, जैसे मान लो एक कोई वृत्त है, वृत्त की ये भी त्रिज्या हो सकती है, ये हो सकती है, ये हो सकती है। तो इस तरह से त्रिज्यता बाहर की ओर, एक शब्द इसके लिए हम लोग कहेंगे कि ये बल रेखाएं त्रिज्यता बाहर की ओर है। अभी हम लोग विशेषताओं में उसकी लिख लेंगे, त्रिज्यता बाहर की ओर, रेडियली आउटवर्ड्स। कब, जब एक अकेला हमने बिंदु धनावेश लिया है। कैसे, कहीं पर भी आप एक धन परीक्षण आवेश रखो, उस धन परीक्षण आवेश पर बल बाहर की ओर लगेगा और जहां पर आपने बिंदु आवेश प्लस Q रखा है और जहां आपने परीक्षण आवेश रखा है, उन दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश। तो एक अकेले धनावेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होंगी वो इस तरह से त्रिज्यता बाहर की ओर होंगी, एक सरल रेखा के रूप में होंगी। और अगर आप एक अकेला उसी तरह से ऋणावेश लेते हो, अब यहाँ पर मान लो इस पर माइनस Q आवेश है, आप कहीं पर भी एक परीक्षण आवेश रखे, मान लो Q0 परीक्षण आवेश रखे, ये धनावेश है, ये ऋणावेश उसको अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो और बल की दिशा क्या होगी, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश। तो जहां पर ये परीक्षण आवेश, जहां पर ये बिंदु धनावेश, दोनों को मिलाने वाली रेखा, इस दिशा में आप चले आइए और अंदर की ओर चले आइए। तो इस तरह से किसी भी बिंदु पर आप रखेंगे तो वहां से और आवेश की ओर आती हुई, तो इसका मतलब, और ये रेखाएं जाएंगी कहां तक, धनावेश के कारण वाली रेखाएं समझो वहां से अनंत तक गई हैं, ऋणावेश वाली रेखाएं समझो अनंत से आ रही हैं और यहाँ आके समाप्त हुई हैं। तो आप इसको इस रूप में भी कह सकते हो कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होती हैं और ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। अब इसके बाद हम लोग एक आधा उदाहरण देखते हैं कि अगर हमारे पास किसी निकाय में दो बिंदु आवेश हों, मान लो दोनों बिंदु धनावेश हैं या एक धनावेश है एक ऋणावेश है, तब विद्युत क्षेत्र रेखाओं को हम लोग किस प्रकार ड्रा करेंगे। अब अगले उदाहरण में देखते हैं। मान लेते हैं हमारे पास दो बिंदु धनावेश हैं, एक धनावेश यहाँ है, दूसरा धनावेश यहाँ है। मान लिया पहले कि दोनों पर बराबर आवेश है, इस पर भी प्लस Q आवेश है, इस पर भी प्लस Q आवेश है। तो इस जो आवेशित विन्यास, ये जो आवेशित निकाय बनेगा, इसके कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं कुछ इस तरह होंगी। देखिए, एक अकेले आवेश के कारण जब आपने देखा था तो सरल रेखाएं थी, बाहर की ओर थी। अभी यहाँ पर दो हैं, ठीक है, आप सरल रेखा में इसके इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश अगर आप जाएंगे तब तो कोई दिक्कत नहीं है। ये धनावेश यहाँ कहीं रखते तो ये भी प्रतिकर्षण बल लगाता और ये भी उसी दिशा में प्रतिकर्षण बल लगाता, तो इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश वाली जो ये रेखा होगी, ये या ये तो सरल रेखा होगी। पर इसके अलावा अभी यहाँ जैसे जो ये सीधा जाना चाहिए था, इसको त्रिज्यता बाहर की ओर, चूंकि एक आवेश और है, इसका भी अपना कुछ प्रभाव है। तो अब अकेले केवल इसी का प्रभाव नहीं है, अब इन दोनों का संयुक्त तो प्रभाव ऐसा होगा कि ये हल्का सा मुड़ जाएंगी, हल्का सा वक्राकार हो जाएंगी बल रेखाएं। और जैसे जैसे आप इसकी ओर आएंगे तो लगेगा कि जैसे ये दोनों बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रही हैं। आगे अभी हम लोग विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणों में देखेंगे कि ये जो रेखाएं होती हैं ये अपनी लंबाई के पार्श्व, साइड में, लेटरल, एक लंबवत दिशा में, लंबाई की लंबवत दिशा में एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं, हल्का सा एक दूसरे से दूर जाने की प्रवृत्ति रखती हैं। तो उससे ऐसा लगता है कि समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता होगा। यहाँ तो पहले हमने आवेश रख करके बाद में उसकी रेखाएं खींची थी। अगर यहाँ पर आवेश ना लिखा होता, मान लो अगर यहाँ आवेश ना लिखा होता, आपको ना पता होता कि यहाँ कौन सा आवेश है,
तो भी चित्र देख के हम लोग बता सकते थे। मान लो यहाँ ना पता होता कि ये धनावेश है कि ऋणावेश, तो अगर हमें लग रहा था कि अच्छा ये जो आवेश है यहाँ से रेखाएं बाहर निकल रही हैं तो इसका मतलब ये धनावेश है। अगर यही रेखाएं अंदर की ओर आ रही होती, इधर न होकर के अगर इन सबकी दिशा इस प्रकार होती तो इसका मतलब ये फिर ऋणावेश होता। तो अच्छा, समान परिमाण के हैं तो दोनों से लगभग बराबर घन सघनता पर रेखाएं निकल रही होंगी, सेकर रेखाओं की संख्या बल रेखाओं या क्षेत्र रेखाओं की संख्या बराबर होगी। अगर इसी में से एक आवेश बड़ा होता, एक आवेश छोटा होता, तो जो बड़ा आवेश होता वहां पर रेखाओं का संख्या घनत्व तो थोड़ा ज्यादा होता, और जो छोटा आवेश होता उसके पास रेखाएं कम सघन होती। तो अभी ये एक उदाहरण था जब हमारे, जैसे ये तो धनावेश के लिए हमने लिखा था, उसी तरह से अगर आप ऋणावेश लेते तो भी लगभग इसी तरह का आता, बस दिशा थोड़ा सा बदल जाती। जो बाहर की ओर की दिशा है वो अंदर की ओर होती। अब एक और उदाहरण देखते हैं जिसमें हम एक धनावेश रखते हैं और एक ऋणावेश। एक उदाहरण देखते हैं जिसमें अब हमारे पास एक धनावेश है और दूसरा ऋणावेश है। अभी परिमाण हम मान लेते हैं कि दोनों पर बराबर है सरलता के लिए। इस पर प्लस क्यू आवेश है, इस पर माइनस क्यू आवेश है। इसके पहले हम लोगों ने देखा था कि धनावेश से रेखाएं बाहर निकलती हैं, ऋणावेश की ओर प्रवेश करती हैं। अगर यहाँ माइनस ना भी लिखा होता तो हम विद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा देख करके जान सकते थे कि चूंकि रेखाएं यहाँ आके समाप्त हो रही हैं, इधर आ रही हैं, तो इसका मतलब ये ऋणावेश है, और यहाँ से निकल रही हैं तो इसका मतलब ये धनावेश होता। अभी इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश एकदम सरल रेखा प्राप्त होगी। धनावेश की तरफ देखोगे तो दूर की ओर और ऋणावेश की ओर, और बाकी रेखाओं में थोड़ा बहुत विक्षेप आता जाएगा क्योंकि वो दोनों का संयुक्त असर होगा। अकेले केवल अगर एक आवेश के कारण देखते तो सरल रेखाएं होती त्रिज्यतः धनावेश में बाहर की ओर और ऋणावेश में अंदर की ओर, पर अगर एक धनावेश एक ऋणावेश दोनों है तो दोनों का संयुक्त असर होगा और कुछ इस तरह की रेखाएं प्राप्त होंगी। और इन सभी रेखाओं में धनावेश से प्रारंभ हो रही हैं, ऋणावेश पे जाके समाप्त हो जा रही हैं। इसके बाद हम लोग अब विद्युत क्षेत्र रेखाओं के कुछ गुणों के बारे में बात करेंगे। अब हम लोग विद्युत क्षेत्र रेखाओं के कुछ गुणों पर आते हैं। गुण मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये एक मजेदार शब्द है, कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब दोनों के मिलते जुलते अर्थ है, लगभग हम लोग भौतिक विज्ञान में दोनों को मिलते जुलते अर्थों में प्रयोग में लाते हैं। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब जो कैरेक्टर के बारे में कुछ बताता है। कैरेक्टर क्या है? सेट ऑफ बिहेवियर्स, हमारे व्यवहार का समुच्चय। हमारे सामने जब अलग अलग परिस्थितियां आती हैं तो भिन्न भिन्न परिस्थितियों में हम किस प्रकार से प्रतिक्रिया देते हैं, हम कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, कैसे रिस्पॉन्स देते हैं, वो हमारा कैरेक्टर होता है, हमारा व्यक्तित्व होता है। एक ही जैसी परिस्थितियों में भिन्न भिन्न व्यक्ति भिन्न भिन्न प्रकार से प्रतिक्रियाएं कर सकते हैं। तो कुल मिला के कैरेक्टर का मतलब समझो सेट ऑफ बिहेवियर्स, व्यवहार का समुच्चय, कि आप भिन्न भिन्न स्थितियों में किस तरह व्यवहार करते हो। तो वो एक तरह से विशेषता बताता है आपकी। तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं का जो कैरेक्टर, उनके कैरेक्टर के बारे में जो बताएगा, उनकी विशेषता के बारे में जो बताएगा, तो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए विद्युत क्षेत्र रेखाओं की। तो कुछ गुण तो पहले तो हम लोगों ने परिभाषाएं जो लिखी थी, परिभाषा लिखी थी, 3-4 विशेषताएं तो वहां से लिख सकते हैं। जैसे परिभाषा में क्या लिखा था? पहली बात तो हम लोगों ने लिखा था कि काल्पनिक होती हैं। काल्पनिक का मतलब वास्तव में दिखती नहीं है, बस हम लोग ड्रा करते हैं, प्रभाव का उनके अनुभव करते हैं और उसका अनुरेखण करते हैं। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं काल्पनिक होती हैं, एक लिख सकते हैं जो नहीं लिखे हैं। निष्कोण वक्र होती हैं, और ये महत्वपूर्ण एक बिंदु था जिसको अभी आगे फिर से एक बार दोहरा लेंगे कि उनके किसी बिंदु पर, विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर या उस स्थान पर विद्युत क्षेत्र की दिशा व्यक्त करती है। तो अगर कभी ऐसा हो कि संख्या दी हुई हो कुछ कि आपको 4 विशेषताएं लिखनी है, 6 विशेषताएं लिखनी है, और मान लो हम लोगों ने जो 4-6 विशेषताएं लिखी, अगर आपको उसमें से कोई नहीं ध्यान में आ रहा हो, कम पड़ रहा हो, तो चूंकि विद्युत क्षेत्र रेखा की विशेषताओं को ही मिला करके हम लोगों ने परिभाषा लिखी थी, तो परिभाषा में जो 3-4 विशेषताएं थी उनको आप अलग अलग पॉइंट में कर करके पूरा कर सकते हो गिनती अपनी। अच्छा, एक शब्द और, विद्युत और वैद्युत। एनसीईआरटी की किताबों में ज्यादातर जगह विद्युत लिखा रहता है, कुछ अन्य किताबों में वैद्युत लिखा रहता है। व्यक्तिगत रूप से मुझे वैद्युत ज्यादा सही लगता है, लेकिन ठीक है, आप आमतौर पर हम लोग दोनों को प्रयोग कर लेते हैं, आप जैसा सही समझो। तो एक तो जो हम लोगों ने अभी कुछ निश्चित प्रकार के आवेशित विन्यासों के कारण हम लोगों ने बल रेखाएं खींची थी, वहां एक खींचा था
कि अगर आप एक धनावेश लेते हो तो वहां से बल रेखाएं या क्षेत्र रेखाएं इस तरह से त्रिज्यता बाहर की ओर जा रही होंगी। ऋणावेश लिए थे तो अंदर की ओर आ रही थी। तो एक विशेषता तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं की ये लिख सकते हैं कि ये धनावेश से प्रारंभ होती हैं और ऋणावेश पर समाप्त होती हैं, यानी इनका प्रारंभ बिंदु और अंत बिंदु निश्चित होता है, तो बंद वक्र नहीं बनाती हैं, क्योंकि ये कहाँ से शुरू होंगी और कहाँ जाके समाप्त होंगी ये निश्चित है। हमारे पास आवेशों के निकाय हैं या आवेशित कण है तो हमें पता है कि अच्छा ये यहाँ से शुरुआत करेंगी। बंद वक्र में अब इस तरह का एक आप बंद वक्र बनाए हो तो यहाँ कौन सा प्रारंभिक बिंदु है कौन सा अंतिम बिंदु है ये कहना थोड़ा कठिन है। प्रेरित, चलो अच्छा प्रेरण वाले में बाद में पढ़ेंगे। प्रेरित धाराएं बंद वक्र के रूप में दिखती हैं। तो फिलहाल स्थिर विद्युतिकी में अगर हमारे पास स्थिर विद्युत है तो जो बल रेखाएं मिलेंगी वो बंद वक्र नहीं बनाएंगी, ये धनावेश से प्रारंभ होंगी और ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। जबकि अच्छा इन्हीं का उल्टा, जैसे चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के अधिकांश गुण इनसे तो मिलते जुलते हैं, पर इस एक में भी अंतर है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र बनाती हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र नहीं बनाती हैं। इनका प्रारंभिक बिंदु धनावेश और ऋणावेश अंतिम बिंदु होता है, वहां समाप्त होती है। और इसी में आगे इसका विस्तार कि अगर एकल बिंदु आवेश है तो उसके कारण ये त्रिज्यता सरल रेखाएं प्राप्त होती हैं, रेडियली और स्ट्रेट लाइन्स होती हैं। बस धनावेश अगर है तो वहां से बाहर की ओर जाती रहेंगी और ऋणावेश है तो वहां से अंदर की ओर अनंत से ऋणावेश की ओर आ रही होंगी। अगला एक विशेषता है कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं की सघनता विद्युत क्षेत्र की प्रबलता के अनुक्रमानुपाती होती है, यानी किसी स्थान पर अगर विद्युत क्षेत्र रेखाएं ज्यादा सघन हैं, ज्यादा पास पास हैं, तो इसका मतलब वहां पर विद्युत क्षेत्र अपेक्षाकृत प्रबल है उस क्षेत्र की तुलना में जहां पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं विरल हैं। तो इसी प्रकार से सघन रेखाएं प्रबल विद्युत क्षेत्र को व्यक्त करती हैं और विरल रेखाएं अपेक्षाकृत निर्बल, क्षीण या कमजोर, वीक विद्युत क्षेत्र को व्यक्त करती हैं। इसी में जो एक विशेष स्थिति देख लेते हैं, अगर कहीं पर हमको इस तरह से बल रेखाएं प्राप्त हो रही हैं कि वो एक दूसरे के समांतर हैं और बराबर दूरी पर हैं, समदूरस्थ एक शब्द हम लोगों ने लिखा था, एट समदूरस्थ का मतलब समान दूरी पर स्थित, एट इक्वल डिस्टेंस, तो इक्वी डिस्टेंट। तो अगर बल रेखाएं समांतर हैं और समदूरस्थ हैं तो वह एक निश्चित दिशा में कार्य करने वाले और नियत विद्युत क्षेत्र को व्यक्त करती हैं, कि इसका मतलब इस परिवेश में आप कहीं पर भी रहो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई ही है, अगर ई से व्यक्त कर रहे हैं, और उसकी एक दिशा निश्चित है कि सब जगह क्षेत्र इसी दिशा में है। इसके आगे और कुछ विशेषताएं देखते हैं, कुछ अन्य गुणों पर आते हैं। दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती, यानी काटती नहीं है, नेवर इंटरसेक्ट्स ईच अदर, क्योंकि अगर ऐसा होता तो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती थीं, और स्पर्श रेखा चूंकि उस स्थान पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा व्यक्त करती है तो इसका मतलब उस स्थान पर दो विद्युत क्षेत्र की दिशाएं संभव थी, जो कि हो नहीं सकता। एक उदाहरण देखते हैं, जैसे मान लो ये एक L1 का मतलब एक लाइन है, लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, L2 का मतलब ये दूसरी लाइन है, दूसरी विद्युत क्षेत्र रेखा है, और मान लो ये बिंदु P पर ये दोनों एक दूसरे को काट रही थी, प्रतिच्छेदित कर रही थी, इंटरसेक्ट कर रही थी या काट रही थी। अगर ये यहाँ एक दूसरे को काटती तो कटान बिंदु पर आप P बिंदु पर गौर करिए, अगर आप L2 रेखा के अनुदिश खींचते तो आप इस दिशा में विद्युत क्षेत्र व्यक्त कर सकते थे, और पहली वाली L1 रेखा के अनुदिश खींचते तो कुछ इस तरह का विद्युत क्षेत्र आता, यानी स्थान वही है। अगर आप इस रेखा के हिसाब से माने तो विद्युत क्षेत्र की दिशा ये होती, और अगर आप L1 विद्युत क्षेत्र रेखा के हिसाब से माने तो विद्युत क्षेत्र की दिशा E1 होती। यानी इसी एक बिंदु P पर आप अलग अलग समय पर दो बातें कह सकते हो। एक बार आप कहोगे कि नहीं परिणामी विद्युत क्षेत्र इस दिशा में है, दूसरी बार कहोगे नहीं परिणामी विद्युत क्षेत्र इस दिशा में है, तो ऐसा तो होता नहीं है। एक से अधिक कारणों की वजह से भले वहां विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ हो, पर परिणामी उसका एक ही दिशा में रहेगा अगर स्थिर विद्युत क्षेत्र है तो इसका मतलब अगर एक ही बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं नहीं हो सकती तो इसका मतलब वहां पर दो स्पर्श रेखाओं का खींचा जाना संभव नहीं है, और दो स्पर्श रेखाएं आप नहीं खींच सकते हो, इसका मतलब दो अलग अलग दिशा में जाने वाले वहां वक्र नहीं हो सकते, यानी वहां पर दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं नहीं गुजर सकती हो एक ही बिंदु से, इसका मतलब दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटेंगी। एक अगला पॉइंट, समविभव पृष्ठ, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, हम लोग अभी अगले पार्ट में पढ़ेंगे। इसके बाद समविभव का मतलब एक ऐसा पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर विद्युत विभव का मान समान हो। तो अगर हमारे पास कोई समविभव पृष्ठ है जिसके सभी बिंदुओं पर समान विद्युत विभव है,
और दूसरी चालक की सतह है, कोई चालक पदार्थ लिए उसकी सतह पर, तो वहां से जब भी आप विद्युत क्षेत्र रेखा खींचोगे तो वह उस सतह के लंबवत होंगी, चाहे तो समविभव पृष्ठ हो या फिर चालक पृष्ठ हो, उस सतह के लंबवत होंगी। अभी जैसे चालक में अगर धनावेशित चालक है तो पृष्ठ से लंबवत बाहर की ओर जाएंगी, ऋणावेशित चालक है तो पृष्ठ के अंदर लंबवत प्रवेश करेंगी, पर चालक के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं लंबवत ही रहेंगी और चालक के अंदर इनका कोई अस्तित्व नहीं होता है। आगे हम लोग देखेंगे कि चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है और आवेश अगर आप कोई दो भी तो वो सतह से ड्रिफ्ट होकर खिसक करके धीरे धीरे विसरित होकर के अंदर से सतह पर आ जाता है। चालक के अंदर आवेश मुक्त अवस्था में आवेश नहीं रहता है, बद्ध आवेश तो रहेंगे ही जो मजबूरी में आपने बांध दिए हैं। तो एक पॉइंट ये कि समविभव पृष्ठ या चालक की सतह के सदैव लंबवत होती हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं और चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र रेखाएं अनुपस्थित रहती हैं, नहीं पाई जाती हैं। एक लास्ट पॉइंट, अगर कोई आपके पास आवेश हो, गति करने के लिए स्वतंत्र हो, तो जिस दिशा में उस पर बल लगेगा उस दिशा में वो गति करेगा। मान लो धनावेश है, धनावेश पर विद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगता है, धनावेश उसी रास्ते से होकर गति करेगा जिस रास्ते से आपने जिस प्रकार से वहां पर विद्युत क्षेत्र रेखा खींची है। इसी प्रकार से गति करने के लिए अगर स्वतंत्र ऋणावेश हो, छोटा सा, जो विद्युत क्षेत्र को डिस्टर्ब नहीं करे, तो परीक्षण आवेश आप कह लो, तो लेकिन अगर वही परीक्षण आवेश ऋणावेश होता तो भी वह गति तो करता उसी रास्ते पर जिस तरह से आपने विद्युत क्षेत्र रेखा खींची है, पर दिशा बदल जाती। क्यों? ऋणावेश पर विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल लगता है और विद्युत क्षेत्र रेखा व्यक्त कर रही है उसकी दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा को, और उसकी दिशा के विपरीत दिशा में बल लग रहा है। यानी ऋणावेश नन्हासा अगर गति करने के लिए स्वतंत्र होता तो वह विद्युत क्षेत्र रेखा के पथ पर तो गति करता, लेकिन उसकी दिशा विद्युत क्षेत्र की रेखा की दिशा के विपरीत होती। तो ये कुछ विशेषताएं थी विद्युत क्षेत्र रेखाओं की। एक बार फिर से ध्यान दिला दें कि अगर कुछ पॉइंट आपको कम पड़ रहे हों, कभी मान लो परीक्षा में गिनती दे करके पूछ ले कि 6 पॉइंट लिखने, इतने लिखने, तो इनमें से कई बात थे जिनको हम बांट सकते थे। जैसे 6वें पॉइंट को ही देख लो, आप एक बार कह लेते कि समविभव पृष्ठ की सतह से लंबवत होती हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं, दूसरी बार कह देते कि चालक की सतह के भी ये लंबवत होती हैं, तीसरी बार कह सकते थे कि चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र रेखाओं का अस्तित्व नहीं होता है या नहीं उपस्थित रहती हैं। तो हम लोगों ने जो 2-3 बातें एक ही पॉइंट में मिला ली हैं, उनको आप अलग अलग कर सकते हो। और बाकी जो विशेषताएं परिभाषा में आ गई थी उसमें से केवल एक हमने लिया था कि उनके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र को व्यक्त करती है, बाकी काल्पनिक होती हैं और निष्कोण वक्र होती हैं। कम पड़े गिनती तो वहां से हम लोग पूरा कर लेंगे, वहां से विशेषताएं लिख लेंगे। अभी फिलहाल इस पाठ में इतना ही। और एक बात और ध्यान दिला दें, क्योंकि समय हम लोगों के पास जो भी सीमित रहता है, निश्चित समय में हमें पाठ्यक्रम पूरा करना रहता है विद्यालय कॉलेज के छात्रों के लिहाज से कहें तो प्रश्न, जब अंकित प्रश्न हम लगाते हैं तो हमारी कोशिश ये होती है कि अलग अलग प्रश्न अलग अलग प्रकार का हो, एक ही प्रकार के कई प्रश्न न लगाने रहें। ऐसा नहीं है कि हमने जो भी 4-6 सवाल लगवाए हैं बस उतना ही आपको लगाना है, आपको उसके अलावा जितना ज़्यादा अभ्यास कर सकते हो, क्योंकि जितना ही आप अंकित प्रश्नों का अभ्यास करोगे उतना ही आसानी से आप प्रश्नों को भविष्य में जब परीक्षा में आएंगे तो आप आसानी से हल कर सकोगे। तो अभी बस इतना ही इस पाठ में, बाकी आप लोग पढ़ाई लिखाई करते रहिए। कल हम लोग नया पाठ शुरू करेंगे। और देखिए, यूनिट तो एक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, अलग अलग किताबों में पाठों का विभाजन अलग अलग है, मतलब किसी और नाम से पाठ किसी किताब में है, दूसरी किसी किताब में दूसरे नाम से है, एनसीईआरटी का अपना एक बंटवारा होगा। तो पाठ कौन सा, पाठ का नाम या हम लोग क्या लिख रहे हैं वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है। जो हम लोगों के सिलेबस में टॉपिक है, जितना भी विषय वस्तु है उसको हम लोग पूरा करें। तो इसके बाद अगला हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत विभव और वैद्युत द्विध्रुव के बारे में। तो इन 2 चीजों को हम लोग एक पाठ में पढ़ लेंगे। उसके बाद वैद्युत फ्लक्स और गाउस के प्रमेय पढ़ेंगे, फिर धारिता और उसके आगे जो भी। तो अभी फिलहाल इस पाठ में इतना ही। धन्यवाद।